नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपकी यूपी पीसीएस परीक्षा 12 फरवरी को प्रस्तावित है, 12 फरवरी को होने वाली है। अब आपके पास अधिक से अधिक, जितना अधिक हो आप प्रैक्टिस करिए, वही आपको अच्छा स्कोर दिला सकता है। अभी भी आज आपका 26 तारीख हो गया, 4 और 10, 14 दिन शेष है, जिसमें आप जितनी अधिक प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का सीपीसी। हम लोग आज सीपीसी का अध्ययन करेंगे और आज सीपीसी का जो पहला प्रश्न है वह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं है। और यह किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 9 में, कि कौन सा वाद सिविल प्रकृति का है, कौन सा नहीं है। ठीक है, पूजा का अधिकार, विवाह विच्छेद के लिए वाद, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से संबंधित वाद, या भाटक के लिए वाद। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के अंतर्गत मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से संबंधित वाद सिविल प्रकृति का वाद नहीं होता है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 ये वाद को रोकने से संबंधित है कि अधीन किस वाद के इसके समक्ष लंबित रहने के दौरान न्यायालय दूसरे वाद को, जैसे कोई वाद लंबित है तो उसके बाद वो क्या करेगा, ग्रहण और इसका विचारण कर सकता है, ग्रहण और इसका विचारण नहीं कर सकता है, ग्रहण तो कर सकता है पर उसके विचारण की कार्यवाही नहीं कर सकता है, न तो ग्रहण कर सकता है न ही कार्यवाही कर सकता है। ठीक है, तो धारा 10 में कहा गया है यह बात कि ग्रहण तो कर सकता है पर इस पर विचारण नहीं कर सकता। जो इसका सही प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के प्रावधान वहां आकर्षित होते हैं जहां दो वाद संस्थित किए गए हों। पश्चातवर्ती वाद में विवाद विषय प्रत्यस्थ और सारता वही हो जो पूर्ववर्ती वाद में हो। दोनों वाद या तो उन्हीं पक्षकारों या उनके उत्तराधिकारियों के बीच में हो। दोनों वाद में एक ही हक और हैसियत हो। पूर्ववर्ती वाद लंबित हो। धारा 10 पश्चातवर्ती वाद में विचार की कार्यवाही को रोकती है, न कि वाद को स्थगित करने को। ठीक है, तो जिसका सही उत्तर था वह का आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अधीन निम्न में से कौन सा निर्णय निश्चायक नहीं होगा। यह विदेशी निर्णय के निश्चायक का सेक्शन है, सेक्शन 9। और सेक्शन 14 क्या कहता, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 का क्या कहता है, विदेशी निर्णयों की उपधारणा करता है। ठीक है, और सेक्शन 12 क्या करता है कि कोई भी वाद अर्जन करने से रोकता है। सेक्शन 11 क्या कहता है, प्राज्ञ से संबंधित है। सेक्शन 10 क्या है, वह आपने देखा वाद को रोकने का। सेक्शन 9 क्या है, वह यह बताता है कि कौन सी प्रकृति का वाद सिविल प्रकृति का है। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन है गुड़ागुड़ के बिना दिया गया, भारतीय विधि के भंग पर आधारित दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध दिया गया, उपयुक्त में से सभी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये देखिए इसमें दिया गया है कि इस अधिनियम की धारा 13 के अधीन विदेशी निर्णय निश्चायक नहीं होगा यदि वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया हो, वो निश्चायक नहीं होगा। मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया हो, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध दिया गया हो, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध दिया गया हो, या कपट द्वारा अभिप्रात किया गया हो, तो वह निश्चायक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मुंबई में रहने वाला मोहन दिल्ली में सोहन से मारपीट करता है, सोहन मोहन के विरुद्ध वाद ला सकता है। ये अन्यत्र उपस्थिति संबंधित वाद है सीपीसी का। तो जो इसका सही उत्तर होगा कौन होगा, केवल मुंबई में, केवल दिल्ली में, मुंबई में अथवा दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, मुंबई में। मुंबई अथवा दिल्ली कहीं में भी वाद ला सकता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत मामला सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 19 के दृष्टांत क पर आधारित है। धारा 19 क्या कहती है, शरीर व जंगम संपत्ति जहाँ है वहाँ से संबंधित वाद दायर करने के लिए करती है। धारा 15 क्या कहती है कि वाद संस्कृत करने के बारे में करती है। धारा 16 क्या कहती है, जहाँ वह वस्तु हो, विवादित वस्तु वहाँ पर
कर वाद दायर करने के लिए कहती है। धारा 17 कहाँ कहती है, जहाँ कई न्यायालयों के क्षेत्र में वाद किया जाता है उसके बारे में बताती है। धारा 38-18 कहाँ वह कहता है, जहाँ न्यायालयों की ऐसे अधिकार न्यायालयों में दिया जाता है जिसकी विस्तार अनिश्चित हो। ठीक है। और 19 क्या कहती है, जहाँ शरीर व जंगम संपत्ति हो। अगला प्रश्न है, वाद पदों की रचना करना है पक्षकारों का कर्तव्य, पक्षकारों के अधिवक्ताओं का कर्तव्य, न्यायालय का कर्तव्य या न्यायालय के सरकारी वकील का कर्तव्य। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, या न्यायालय का कर्तव्य है कि वह वाद पदों की रचना करें। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वादी वाद पत्र दाखिल करता है और प्रतिवादी लिखित कथन प्रस्तुत करता है। वाद पत्र और लिखित कथन के आधार पर न्यायालय क्या करता है, वाद पद तैयार करता है। ठीक है। तो ये किसके पास सकती है, न्यायालय के पास। जब वाद के अनावश्यक व्यक्ति को वाद में पक्षकार बना दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, जो अनावश्यक व्यक्ति को बना दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। जो इसका सही है वह है आपका ऑप्शन वो आपका ऑप्शन है, सॉरी, ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की 1908 के आदेश 1 और नियम 9 में यह बताया गया है कि जहां अनावश्यक व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाता है वह कुसंयोजन है। ठीक है। तो आदेश 1 नियम 9। प्रतिस्थापित तामील अंतर्गत की जाती है। आदेश 2 नियम 2, आदेश 22 नियम 4, आदेश 5 नियम 19 और आदेश 5 नियम 20। आदेश 4 और 5, आदेश 4 क्या कहता है, वाद कहाँ संस्थित किया जाएगा, और आदेश 5 समन के बारे में बताती है। तो यही भी पूछ रहा है कि प्रतिस्थापित तामील कैसे तामील की जाएगी। तो प्रतिस्थापित तामील जो है वह आदेश 5 और नियम 20 में है। ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये आदेश और नियम बहुत हैं तो इसे एक बार ध्यान से देखेंगे या प्रैक्टिस खूब करे रहेंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 20 के अंतर्गत इसे प्रतिस्थापित तामील की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ किसी वाद में प्रतिवादी अपने निवास स्थान से अनुपस्थित है और युक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है, वहाँ सम्मन की तामील की जा सकती है निवास करने वाले सेवक पर, अवयस्क पुत्र पर, वयस्क पुत्री पर या मुनीम के द्वारा। तो सम्मन की तामील जैसे दंड प्रक्रिया संहिता में हमने पढ़ते हैं आप, सम्मन की तामील कैसे की जानी चाहिए। ठीक है। तो 70 से स्टार्ट है सम्मन की तालीम के बारे में। ठीक है। तो उसमें भी आता है ना कि अगर व्यक्ति न हाजिर हो तो किसको सम्मन की तामील की जाएगी, सेवक को, अवयस्क पुत्र को, मुनीम पर या वयस्क पुत्री पर। तो यहाँ भी सीपीसी में कहा जाता है तो वयस्क पुत्री को की जा सकती है, सेवक को नहीं की जा सकती, अवयस्क को की ही नहीं जा सकती या मुनीम को। तो इसका सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन सी। आइए देख लेते हैं। वही तामील सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 15 के अनुसार जब प्रतिवादी अपने निवास स्थान पर अनुपस्थित है तो समन की तामील उसके कुटुंब के किसी ऐसे वयस्क स्त्री या पुरुष पर की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा है, अतः वयस्क पुत्री पर समन की तामील की जा सकती है। ठीक है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए जो कि कई एग्जामों में पूछे गए हैं। यहाँ वही क्वेश्चनों को उठाया जाता है जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने से जितनी प्रैक्टिस कर लीजिए वो आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक है। आप शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।